Hello and good afternoon, everyone. Just let us wait for another 1 minute. I'm just waiting for students to join. Otherwise, I would have started, but just waiting for some students to join. Okay, so I will start with the class now. Uh, in the previous class, what we studied like majorly we studied dipole and potential. So I discussed what will be potential because of point charge. So चलो मैं जल्दी से summarize करूंगी because actually we have to study a lot and time is not that much. So I highly encourage you people to join on time and then be attentive. सो अगर पॉइंट चार्ज क्यू है इसकी वजह से पोटेंशियल अगर लिखना है आर डिस्टेंस पे देन के क्यू बाई आर दिस वाज द थिंग राइट आफ्टर दैट आई डिस्कस्ड इफ देयर आर सिस्टम ऑफ चार्जेस जैसे मैंने दो चार्ज सिस्टम बताया था थ्री चार्ज सिस्टम फोर चार्ज सिस्टम देन आई डिस्कस व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम है ना सो पोटेंशियल एनर्जी वाज बेसिकली ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ डबल कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस जैसे दो पॉइंट चार्ज के लिए अगर ऐसा है तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इफ दे आर एट सेपरेशन आर के क्यू क्यू बाई आर सो दो टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस टेकन टुगेदर ऐसा कुछ लेकर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे जैसे अगर हमारे पास तीन चार्ज था Q1 Q2 Q3 देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बनाते वक्त वी विल कीप इन माइंड की सारे चार्जेस का पेयरिंग हो रहा हो Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3 so I discussed this thing in detail in yesterday's class and also I told you how what is dipole so basically डाइपोल क्या था डाइपोल हमारा अगर एक नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है दे आर इक्वल in magnitude opposite in sign and if they are separated by very small distance then we define dipole moment denoted by letter p और इसका वैल्यू क्या होता है 2q into a यानी कि q into 2a चार्ज इनटू सेपरेशन इसका डायरेक्शन किधर होता है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ठीक है और उसके बाद मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ डाइपोल so if this is a dipole and we have to calculate electric field at two positions we did एक था हमारा एक्सियल पॉइंट और दूसरा था हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट सो एट इक्वेटोरियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया था ये आया था केपी बाई आर क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था डाइपोल के डायरेक्शन से ऑपोजिट एक्सियल पॉइंट पे कितना आया था 2 kp बाई आर क्यूब एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वाज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है सो दिस इज दिस थिंग नाउ आफ्टर दैट आई डिस्कस पोटेंशियल है ना कि अगर हमारे पास डाइपोल है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल सेपरेशन then what will be potential at axial and at this point but in general we got a formula कि अगर हमें potential कोई भी r distance पे निकालना है such that its position vector is making an angle theta with the dipole axis then potential can be defined as potential को हम कैसे define कर सकते हैं it can be written as p dot r है ना p dot r by k p dot r by r cube kind of ठीक है सो दिस इज द थिंग हियर आर स्क्वायर यहाँ पे लिखो ठीक है सो दिस वाज द थिंग वी डिड इन द प्रीवियस क्लास आज के क्लास के लिए आई गेव यू पीपल वन होमवर्क और हमारा होमवर्क ये था कि अगर हमारे पास एक डाइपोल है हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला
अगर हमें कोई जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देन हाउ वी विल डू इट? प्रिया, गुड आफ्टरनून, कैन यू हियर मी? यू आर नॉट कनेक्टेड टू ऑडियो, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग. एक सेकंड. जस्ट गिव मी सम टाइम. Yes, Priya, I've just sent you one text. Please check it if you are able to listen me. I feel like you're not because you're not connected to the audio. Anyway, so आज की क्लास में we will calculate this thing. Okay, how we can do this? So मैंने कल की क्लास में भी बोला था कि I won't do all the calculations, different calculation. I will simply solve it by by using the formula that we already know. So यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो हमारे पास एक डाइपोल है जो कि ऐसे है ना. दिस इज आवर डाइपोल. नाउ यहाँ से इस पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दिस इज द पोजिशन वेक्टर. दिस इज द पोजिशन वेक्टर, राइट? प्रिया, आर यू एबल टू हियर मी? सो दिस इज द पोजिशन वेक्टर. अब देखो इस डाइपोल को अगर मैं दो कंपोनेंट में तोड़ू, ये डाइपोल को, इस डाइपोल, ठीक है, एक मैं पोजीशन वेक्टर की तरफ तोड़ रही हूँ. सो पी का कंपोनेंट टुवर्ड्स पोजीशन वेक्टर विल बी हाउ मच? इट विल बी पी कॉस थीटा. और दूसरा डायरेक्शन इससे परपेंडिकुलर चलो ले लेते हैं. सो इधर कितना हो जाएगा? पी साइन थीटा. ठीक है. सो हमने P को कैसे लिखा? P को कंपोनेंट्स के टर्म में लिखा. अगर अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बोलूं कि हमारे पास दो डाइपोल है, एक है हमारा P cos थीटा और दूसरा है हमारा P sin थीटा. यही है ना क्वेश्चन? हमारे पास दो डाइपोल है, हमारे पास एक था P, हमने उसको कंपोनेंट में लिखा, तो अब हमें दो डाइपोल दिख रहा है. और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कहाँ है? इस पॉइंट पे जो कि r डिस्टेंस पे है और कितना एंगल बनाया है? थीटा. तो अब आप ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट P है वो P cos थीटा डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट है ना? और P sin थीटा डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है. डन. सो इस डाइपोल को मैं डाइपोल 1 बुलाती हूँ और इसको डाइपोल 2 बुलाती हूँ, सपोज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P बिकॉज ऑफ डाइपोल D1 किधर होगा? एक्सियल पॉइंट है ना. एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल का फॉर्मूला क्या था? इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल. सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EP बिकॉज ऑफ D1 वो इस डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2k डाइपोल मोमेंट का वैल्यू, दिस इज डिवाइडेड बाई r3. और डायरेक्शन ये. अब आप देखो P साइन थीटा की वजह से किधर होगा? सो P साइन थीटा के लिए ये P जो पॉइंट है दैट इज इक्वेटोरियल पॉइंट, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना. सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ D2 कितना होगा? के पी साइन थीटा बाई आर की. मैग्नीट्यूड ये होगा. डायरेक्शन क्या होता है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल. सो P साइन थीटा का डायरेक्शन इधर है, तो E because of PD2 will be in this direction. So electric field at point P is directed in this sense and in this sense. So total electric field will be sum of these two. So आप इन दोनों को वेक्टोरियली सम कर दो. अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो E नेट हमारा क्या हो जाएगा? E नेट विल बिकम कितना होगा? E नेट दिस विल बी EP D1 का स्क्वायर प्लस EP D2 का स्क्वायर का रूट अंडर. So you simply solve it. So this is how we are going to solve this question. Any doubt, anyone? JNB Mehsana, why you so late? यार टाइम पे आया करो ना क्लास प्लीज, क्योंकि बहुत चीजें डिस्कस करनी है ना. आई कैन नॉट वेट फॉर 13 मिनट्स. इट्स रियली टफ फॉर मी देन. लेकिन एक काम कर सकते हो, अगर सम रीजन से लेट हुए हो तो नो वरीज, आफ्टर द क्लास ऑल्सो यू कैन चेक द वीडियो.
ठीक है, चलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ डाइपोल एट दिस पॉइंट, ई नेट का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? अगर मैं तुम लोगों के लिए सम करूं तो कितना होगा? के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 kp कॉस थीटा बाई आर क्यूब का स्क्वायर, इसका रूट अंडर। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो। आज की क्लास में हम हमें पढ़ना मेजरली क्या है? डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, दो हमारा टॉपिक है। ठीक है, एंड बोथ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो चलो हम लोग एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट है कि अगर हमने डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा तो उस पे फोर्स कितना लगेगा? ठीक है, डाइपोल का मतलब दो चार्ज, दो कैसे चार्ज? इक्वल एंड ऑपोजिट। सो दो ऐसे चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन डिफरेंट होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, डाइपोल। उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब देखो उसमें फोर्स क्या क्या लगेगा, क्या क्या फोर्सेस लगेंगे बताओ। प्लस क्यू पे फोर्स किधर लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना? क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव पे फोर्स किधर लगेगा? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इन दिस सेंस हाउ मच? क्यू ई। डन। सो टोटल फोर्स विल बी हाउ मच? टोटल फोर्स 0। ये कब हो रहा है? व्हेन ई इज यूनिफॉर्म। अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर जगह कांस्टेंट नहीं है, in that case total force won't be zero. It cannot be zero if electric field is non-uniform. ठीक है, सो किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछना। नाउ व्हाट विल बी द टॉर्क? टॉर्क क्या होगा? सो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ही हम बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या है? यूनिफॉर्म ही है हर जगह। तो अगर तुम इसकी बात करो तो यहाँ पे देखो फोर्स क्या लग रहा था? ये था क्यू ई, और ये भी क्या था? क्यू ई। अगर हमें टॉर्क निकालना है इस फोर्स का अराउंड दिस पॉइंट, क्योंकि टॉर्क निकालने का तरीका यही होता है कि इफ नो पॉइंट इज गिवन देन वी कैलकुलेट टॉर्क अराउंड इट सेंटर ऑफ मास, है ना? एक्सिस वही लेना होता है मुझे इफ देर इज नो फिक्स्ड एक्सिस इन दैट केस। तो टॉर्क अगर निकालोगे, ये पूरा डिस्टेंस 2a ले लो, हाफ डिस्टेंस a होगा। QE का टॉर्क कितना होगा? दिस इज QE एंड दिस इज QE। सो दिस इज योर a क्रॉस f एंड दिस इज अगेन योर हाउ मच? a क्रॉस f। तो तुम देखो दोनों ही टॉर्क का डायरेक्शन इज सेम, दैट इज क्लॉकवाइज, है ना? ये कितना है टॉर्क का वैल्यू? अगर अगर तुम्हारा ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा, है ना? और टॉर्क कितना हुआ? ये हुआ तुम्हारा क्यू ई साइन थीटा, और ये कितना हो गया? क्यू ई साइन थीटा। सो टोटल टॉर्क अगर लिखोगे तो 2 क्यू ई ए भी होगा ना, क्योंकि टॉर्क का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का जनरल फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। सो हियर आर इज ए, एफ इज क्यू ई, एंड एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज थीटा। सो क्यू ई ए क्यू ई साइन थीटा। ठीक है, सो 2 क्यू इंटू ए साइन थीटा। क्यू इंटू 2a किसके बराबर होगा? P, और यहाँ पे E छूट गया। सो पी ई साइन थीटा। इसको कैसे लिख सकते हैं? P क्रॉस E। सो टॉर्क एक्टिंग का फॉर्मूला क्या होगा? P क्रॉस E। डन है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि अगर तुमने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उस पर टॉर्क क्या लगेगा? अगेन यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म दिया है व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, सो P क्रॉस E। Even if electric field is non-uniform, we can assume it to good approximation कि डाइपोल के एक एंड पे जितना पोटेंशियल, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही दूसरे एंड पे है। वी कैन अप्रोक्सीमेट, क्योंकि डाइपोल के बीच का सेपरेशन क्या होता है? काफी छोटा होता है। इन दैट केस वी कैन अप्रोक्सीमेट दिस। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव दिस, आई विल डायरेक्टली राइट इट हियर कि अगर तुम्हारा जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पहला डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड पे कितना एंगल बना रहा है? थीटा।
सेकंड डाइपोल के लिए आप एंगल कुछ भी अल्फा ले लो। सो यू जस्ट नीड टू सी कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड पे कितना एंगल बना रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन दैट केस विल बी माइनस पी डॉट ई। क्या होता है? माइनस पी डॉट। सो फर्स्ट डाइपोल के लिए यहाँ पे होगा माइनस पीई कॉस थीटा, और सेकेंड अल्फा एंगल बना रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? माइनस पीई साइन अल्फा। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्यों आ रहा है, क्योंकि तुम लोग को मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि अगर टू चार्ज सिस्टम है तो एक उनका अपना पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर तुमने चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा। यहाँ एक डाइपोल है, डाइपोल क्या है? चार्ज सिस्टम है ना। सो उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसका एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, और उसका फॉर्मूला क्या है? माइनस पी डॉट ई। सो किसी को डाउट है? एनीवन? जेएनवी महसाना, जेएनवी खेड़ा, किसी को डाउट है? एनीवन? जेएनवी भावनगर, व्हाई यू आर सो लेट? चलो, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। तो तुम लोग क्लास 11th में पढ़े होगे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ रेस्ट। और स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब नो ट्रांसलेशन, ना तो वो चल रहा है और ना ही रोटेट कर रहा है। नो ट्रांसलेशन, नो रोटेशन, है ना। इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब चल नहीं रहा, घूम नहीं रहा, ठीक है। और कब नहीं चलेगा? चलेगा कब नहीं? जब उस पर फोर्स जीरो लग रहा है। और रोटेट कब नहीं करेगा? जब टॉर्क जीरो लग रहा है, ठीक है। अब देखो फोर्स जीरो कब होगा? डाइपोल पे फोर्स जीरो कब होगा? अभी अभी मैंने बताया। डाइपोल पे फोर्स जीरो कब होता है? अभी अभी बताया है। डाइपोल पे फोर्स जीरो तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तुम्हारा? यूनिफॉर्म होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। और टॉर्क जीरो कब होगा ये बताओ? टॉर्क जीरो कब होगा? टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? पीई साइन थीटा। सो पीई साइन थीटा तुम्हारा जीरो कब होगा? इसको जीरो होने के लिए आइदर थीटा को जीरो होना होगा या थीटा को 180, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पीई साइन थीटा। तो अगर थीटा जीरो है, साइन जीरो जीरो। अगर थीटा तुम्हारा 180 है तो साइन 180 जीरो, टॉर्क इज जीरो। डन। सो इसको ध्यान से रिवाइज करो। इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट। रेस्ट का मतलब ना तो वो चल रहा है ना ही वो घूम रहा है। नहीं चलने के लिए फोर्स जीरो, नहीं घूमने के लिए टॉर्क जीरो। फोर्स जीरो कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। टॉर्क कब जीरो होगा? एंगल की बात होगी यहाँ पे, जब थीटा जीरो होगा और थीटा 180 होगा। यानी कि इक्विलिब्रियम का मुझे दो केस दिखा, दो केस इन टर्म्स ऑफ एंगल। यानी कि अगर डाइपोल, जैसे यहाँ पहला डायग्राम को तुम देखो और दूसरा डायग्राम को देखो, दोनों ही डायग्राम में हमारा डाइपोल क्या है? इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, फोर्स जीरो है, और थीटा कितना है? जैसे इस केस में देखो डाइपोल का डायरेक्शन किधर है? फर्स्ट डायग्राम में डाइपोल इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है ना। सो यहाँ पे थीटा है जीरो। सेकेंड केस में आ जाओ, डाइपोल का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा किधर है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट सेंस में है, यानी कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है? 180 डिग्री। तो हमें दोनों ही केस मिल गया जो मैं डिस्कस कर रही थी। डन। नाउ द क्वेश्चन इज कि दोनों ही इक्विलिब्रियम में है, लेकिन दोनों के इक्विलिब्रियम में डिफरेंस क्या है? ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं दो तरह का इक्विलिब्रियम। एक होगा तुम्हारा स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब कैसे पहचानेंगे कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है? ठीक है। तो कोई भी इक्विलिब्रियम, कोई भी पोजीशन ऑफ रेस्ट स्टेबल कब होगा? जब उसका टेंडेंसी रेस्ट में ही रहने का ज्यादा हो। कोई भी रेस्ट का पोजीशन अनस्टेबल कब होगा? जब उसका मोशन करने का टेंडेंसी ज्यादा हो,
है ना। जैसे तुम लोग को मैं सिंपल एग्जांपल मैकेनिक्स का देती हूँ, तुम एक बॉल लो, एक बॉल को यहाँ रखो और दूसरे बॉल को यहाँ रखो, ठीक है। अब मैं तुमसे ये बोलती हूँ कि इसको थोड़ा सा पुश दो और इसको थोड़ा सा पुश दो, कौन जल्दी रेस्ट में कौन जल्दी मोशन में जाने की टेंडेंसी रखेगा? ये वाला। दोनों ही रेस्ट में है, 1 और 2। लेकिन इसको अगर थोड़ा सा भी पुश मिलता है तो ये कंप्लीट मोशन में आ जाएगा, और इसको अगर थोड़ा सा पुश देते हो तो ये वापस से तुरंत इसी पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि रेस्ट में। समझ रहे हो? तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ये क्या है तुम्हारा? स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, ये अनस्टेबल है तो इसका एनर्जी, ये अर्थ से सर्टेन हाइट पे, इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh है, और इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। ग्रेविटी के टर्म में मैं समझा रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh है और यहाँ तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी 0 है। डन। सो जहां पे बॉडी का एनर्जी ज्यादा होगा वहां पे उसका मोशन करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। जैसे तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है तो क्या होगा, तुम रैंडमली इधर उधर हैवॉक क्रिएट करोगे, है ना। क्लास में किसी दिन तुम बीमार हो, यानी कि तुम्हारी एनर्जी कम है, तो तुम शोर कम करोगे, है ना। ये सारी चीजें होती है। तो कहने का मतलब कि जिसका एनर्जी कम होगा, कैसी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, वो स्टेबल होगा, और जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी वो अनस्टेबल होगा। तो हमारे पास दो केस था, थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप दोनों केस को चेक कर लो, ठीक है। अब चेक करो पोटेंशियल एनर्जी के लिए। सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? -PE cos 0, cos 0, है ना। सो -PE। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बताओ? -PE cos 180, और cos 180 का वैल्यू क्या होता है? -1। सो ये हो जाएगा PE। सो देखो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पे पॉजिटिव है। सो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 is less than potential energy of 2, and that is why theta equal to 0 is a stable equilibrium and theta equal to 180 is unstable equilibrium. अब मुझे ये बताओ कितने लोगों को डाउट है? Let me know if you're having doubt. किसी को डाउट है? एनीवन? ये सारे टॉपिक कॉन्सेप्चुअल हैं, कॉन्सेप्ट्स है, यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। और ये स्टेबल अनस्टेबल का केस मैग्नेटिज्म में भी आएगा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी को दिक्कत है कोई भी समझने में तो प्लीज लेट मी नो, एनी वन ऑफ यू। यार तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो, ये मेरा सबसे बड़ा दुख है। कुछ तो बोलो। You can also turn on your camera. You can, if it is possible, if network is good. It will be nice for me to see and then coordinate. Like, तुम लोग कुछ भी नहीं बता रहे, समझ आया नहीं आया, ठीक है चलो। नाउ द क्वेश्चन इज, तुम लोग मैकेनिक्स में पढ़े होगे कि जब कोई भी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम से जब हम बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, तब उसका टेंडेंसी होता है एसएचएम परफॉर्म करने का, ठीक है। सो हमारे केस में भी, डाइपोल के केस में भी, जब हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तब वो कौन सी इक्विलिब्रियम में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और इस स्टेबल इक्विलिब्रियम से अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, सपोज डी थीटा एंगल से डिस्प्लेस किए, ठीक है, तो क्या होगा? जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था, यहाँ पे अगर बॉल है, इस बॉल को अगर मैं थोड़ा डिस्प्लेस करती हूँ,
थोड़ी एनर्जी देती हूँ, कुछ हाइट तक जाएगा, फिर वापस वो नीचे गिरेगा, और सिंस नीचे जब गिरेगा तो उसके पास कुछ एनर्जी होगा काइनेटिक, उसकी वजह से वो वापस इधर जाएगा और फिर ऐसे ऐसे चलेगा। यानी कि देयर इज चांस कि अगर कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और वहां से अगर तुम बॉडी को डिस्प्लेस करते हो बाय स्मॉल डिस्टेंस और बाय स्मॉल एंगल, इट मे परफॉर्म एज सच, और देयर इज हाई चांस इट विल परफॉर्म। ओके, सो अगर यहाँ पे आप देखो तो क्या होगा, अगर अगर अ, अ, अगर हमने डिस्प्लेस किया, ठीक है, डी थीटा एंगल से, तो इस पे टॉर्क लगेगा, और टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, पी क्रॉस ई। और टॉर्क को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन के टर्म में क्या लिखते हैं, आई अल्फा, where I is the moment of inertia of the body around the axis of rotation, alpha is angular acceleration equal to p cross e। अब तुम ध्यान से देखो, जैसे ही तुम इस बॉडी को इस सेंस में रोटेट करोगे, इस पे टॉर्क किधर लगेगा। सो टॉर्क यू कैन इजीली कैलकुलेट, पी क्रॉस ई जब करोगे तो तुम्हारा डायरेक्शन किधर आएगा, पी का डायरेक्शन किधर है, डाइपोल मोमेंट इज वेयर, डाइपोल मोमेंट इज इन दिस सेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा किधर है, इधर है। सो पी क्रॉस ई, पी, देखो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी करना होता है, तो पहले ए की तरफ राइट हैंड फिंगर को रखते हैं ए की तरफ। अगर ए इधर है, सपोज कर लो, यहाँ पे देखो ध्यान से, तुम लोगों को याद होगा 11th क्लास में पढ़ चुके हो ये सब चीजें, ए है और ये बी है। अगर मुझे ए क्रॉस बी करना है तो ए की तरफ अपने हाथ को रखो और बी की तरफ मुड़ जाओ, तब थंब का जो डायरेक्शन है ना, दैट इज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। सिमिलरली यहाँ पे अगर तुम डायरेक्शन देखो पी क्रॉस ई का, पी किधर है, इधर है ना, पी इज दिस, पी इज दिस, और ई इधर है ना। सो पी से ई की तरफ जब तुम मुड़ोगे तो तुम्हारा बेंडिंग किधर आ रहा है, इधर। यानी कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, डी थीटा, डी थीटा किधर है, इधर, और पी क्रॉस ई किधर है, इधर, दोनों का ओरिएंटेशन ऑपोजिट, ये मैं बताना चाह रही थी। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं आई अल्फा इक्वल टू पी ई साइन डी थीटा, लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। और तुम लोगों को पता है कि साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं इफ थीटा इज स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया है एंगुलर, सो इसको लिख सकते हैं आई अल्फा पीई साइन, सॉरी पीई डी थीटा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन को केयरफुली देखना होगा। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो टॉर्क के डायरेक्शन में होगा। डी थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो इधर था, डी थीटा का डायरेक्शन ये है और टॉर्क का डायरेक्शन ये। सो अल्फा और डी थीटा ऑपोजिटली डायरेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, माइनस पीई बाई आई डी थीटा। और अगर तुम लोगों को 11th क्लास याद है तो 11th क्लास में तुम लोग पढ़े थे कि एंगुलर एसएचएम का आइडियल इक्वेशन क्या होता है, एंगुलर एसएचएम का आइडियल इक्वेशन, और इक्वेशन क्या होता है बेसिकली, तो एंगुलर एसएचएम का इक्वेशन होता है अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, और डी थीटा चाहे जो भी हो, यहाँ पे मैंने स्मॉल लिया इसलिए मैंने डी थीटा लिखा। सो दिस इज दिस। अब देखो यहाँ पे भी हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा ही दिख रहा है, इसका मतलब कि जो कांस्टेंट है वो किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर। कांस्टेंट किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो चलो यहाँ से हमें मिल गया ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना मिला हमें, ओमेगा मिला तुम्हारा पीई बाई आई। तो अगर इस एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में ये दिया है कि एक डाइपोल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एसएचएम परफॉर्म कर रहा, उसका टाइम पीरियड बताओ, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई आई बाई पीई। पी इज योर व्हाट, पी इज योर क्यू इंटू टू ए, दैट इज डाइपोल मोमेंट, ई इज योर ई फील्ड, एंड आई इज योर व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का सिंपल तरीका ये है, ध्यान से देखना। अगर तुम्हारा डाइपोल फ्री है, फ्री कहने का मतलब कि डाइपोल को तुमने कहीं पे भी हिंज नहीं किया है, फिक्स नहीं किया है, तो चुपचाप
सेंटर ऑफ मास के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेना, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ वही यूज होगा। मैग्नेट के केस में वी विल सी टू केसेस, बट यहाँ पे सिंपल है। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो एक चार्ज तुम्हारा किधर है, प्लस क्यू यहाँ है, माइनस क्यू यहाँ है। इसका मास एम ले लो, इसका भी मास एम होगा, है ना। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे, इस सेंटर ऑफ मास के अराउंड निकालोगे, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2ma²। और अगर तुम्हारा डाइपोल किसी भी पॉइंट के अराउंड हिंज्ड है, सपोज कर लो डाइपोल को मैंने यहाँ पे हिंज कर दिया, फिक्स कर दिया, तो उस केस में तुम्हारा क्या होगा, एक डिस्टेंस ये हो जाएगा a1 ले लो, तो ये डिस्टेंस a2 ले लो। इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ma1² प्लस ma2², ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल डू। इफ इट्स नॉट हिंज्ड, ma² प्लस ma², 2ma², राइट। इफ इट इज हिंज्ड, देन यू सी कि दोनों मासेस का डिस्टेंस कितना है उस पॉइंट से, एंड अकॉर्डिंगली यू विल कैलकुलेट। Anyone having any issue up to this point? Because we will jump on to the next section that is also very much conceptual. किसी को डाउट है? कल के क्लास में वी विल डू क्वेश्चंस, ठीक है। सो आज वी विल कंप्लीट द थिंग्स। एनीवन हैविंग एनी डाउट? यार तुम लोग बोला करो, क्यों नहीं बोलते हो, मुझे सच में बहुत दुख होता है, बोलते ही नहीं तुम लोग। माय डियर, यू हैव दिस ब्यूटीफुल वोकल कोड, जिसको मुझसे भी बात करने के लिए थोड़ा खर्च कर लिया करो प्लीज। दिस इज अ काइंड रिक्वेस्ट। कर सकते हो तो करो प्लीज। नहीं करना चाहते, चलो ठीक है। मुझे समझना है कि तुम लोगों की मजबूरी क्या है कि तुम लोग बात नहीं कर पाते हो, कुछ बोल नहीं पाते हो। रियली आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस। चलो ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज कॉन्सेप्चुअली वेरी मच रिच, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें दिमाग को लगाना है और चीजों को सही से याद रखना है। देखो मुझे मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, मैं सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि तुम लोग मुझे कुछ बता ही नहीं रहे हो क्या चल रहा है। मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, आई एम टेलिंग यू। यार कोई एक यस नो ही लिख देता है, कोई हैंड रेज ही कर लेता है, कुछ कुछ तो करो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोगों का इम्प्रूवमेंट कहाँ है। पिछले साल भी तुम लोग आंसर नहीं कर रहे थे, इस बार भी तुम लोग बातें नहीं कर रहे हो, उसके पिछले साल भी तुम लोग बात नहीं कर रहे थे। तुम लोग का 3 साल से यही चल रहा है। तुम लोग कब सुधरोगे मुझे ये बताओ। तुम्हारे सीनियर्स यही कर रहे थे, पिछले साल तुम लोग खुद यही कर रहे थे, और इस साल भी यही कर रहे हो। नहीं बोलने का कसम खाए हो। आई डोंट नो व्हाट इज द इशू। आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि तुम लोग सीख पा रहे हो कि नहीं, तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है आई एम जस्ट स्पीकिंग। चलो ठीक है। सो व्हाट इज दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर इस पॉइंट को ब्रेक करो तो इस चीज को ना तुम दो टर्म्स में ब्रेक कर सकते हो। एक हो गया इक्वी और दूसरा हो गया पोटेंशियल। पोटेंशियल तुम जानते हो, इक्वी का मतलब सेम। सो ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है, उसको हम क्या बुलाते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो चलो कुछ एक्सप्लोर करते हैं। ये है तुम्हारा पॉइंट चार्ज, ठीक है। पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, या पोटेंशियल क्या होता था, मुझे ये बताओ। पोटेंशियल होता था k∞r। अब ऐसे ऐसे आर डिस्टेंस वाले बहुत सारे पॉइंट होंगे, ऐसे ऐसे आर डिस्टेंस वाले कितने पॉइंट्स होंगे, इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। और इन सारे आर डिस्टेंस वाले पॉइंट को अगर मैं मिला दूं तो मुझे एक सरफेस मिल रहा है, जिसको हम स्फेरिकल सरफेस बोलेंगे।
है ना। सो ये स्फेरिकल सरफेस यहाँ पे क्या हो गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ये सारे सरफेस पॉइंट चार्ज से कितने डिस्टेंस पे हैं, आर। यानी कि हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, के क्यू बाई आर। सो दिस इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है। दूसरी चीज, चलो डायग्राम में अब दिखाती हूँ। सो यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे इसके अगर ये R1 डिस्टेंस पे है तो इसके इस स्फीयर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल के क्यू बाई R1 होगा। अगर ये तुम्हारा R2 पे है तो इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल के क्यू बाई R2 होगा। सो ऑल दिस थ्री सर्फेसेस आर इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। इसका पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है, इसका V3। अग्री? डन। अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है नोटिस करने की, और वो ये है, जैसे मैं प्रीवियस केस में ही तुम्हें दिखाऊं तो अगर इसको, अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊंगी तो ऐसे बनाऊंगी, है ना। पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर निकल कर आएगा। तो दिस इज, अब मुझे ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच में क्या रिलेशन। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे देखो क्या एंगल है इक्विपोटेंशियल सरफेस से इसका, 90 डिग्री। सो हमेशा याद रखो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, डन है। अब चलो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। सपोज कर लो ये स्फीयर और ये स्फीयर के बीच का सेपरेशन बहुत छोटा है। ठीक है। इस सेपरेशन को मैंने dr दिया, बहुत छोटा है, बहुत छोटा। डन है। सो अगर बहुत छोटा है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है उतना ही यहाँ है। ऑलमोस्ट ऑब्वियसली इक्वल नहीं है, लेकिन सिंस सेपरेशन इज स्मॉल आई कैन अप्रोक्सीमेट। अगर मैंने अप्रोक्सीमेशन किया उस केस में, सपोज कर लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और मेरे पास एक स्मॉल चार्ज है क्यू। ठीक है। और इस स्मॉल चार्ज को मुझे क्या करना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ले जाना है। तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या करने जा रही हूँ, ए से बी की तरफ जा रहे हैं। ए से बी की तरफ अगर जाओगे तो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ना, तो उस पर फोर्स लगेगा क्यू, समथिंग फोर्स लगेगा। तो एफ डॉट डी आर वर्क डन लिखोगे, है ना। और वर्क डन का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस के भी टर्म में होता है। पॉइंट ए का पोटेंशियल कुछ और होगा और पॉइंट बी का कुछ और होगा। डन। सो वर्क डन को यहाँ पे हम लोग क्यू इंटू डीवी भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। सो वर्क डन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, और फोर्स यहाँ पे क्या है, क्यू ई है डॉट डी आर, ऐसा है। ठीक है। अब देखो इसको ब्रेक करो तुम, क्यू क्यू को मैंने कट कर दिया, डीवी इक्वल टू मैंने लिखा ई डी आर। ई और डी आर के बीच का एंगल थीटा ले लो, सपोज यहाँ पे तो जीरो है, थीटा में ले लेती हूँ, कॉस थीटा। यहाँ पे एक चीज गलत जा रहा है, मैंने यहाँ पे क्या किया, ई का मैग्नीट्यूड ई लिखा, डी आर का मैग्नीट्यूड डी आर लिखा। ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, ओ माय गॉड, देयर वाज अ बर्ड एक्चुअली, सॉरी। सो यहाँ पे इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है, और बी पॉइंट का, जैसे ए पॉइंट यहाँ है ना, इसको R1 ले लो, बी पॉइंट यहाँ ले लो, दिस इज योर व्हाट, R2। ठीक है। सो इफ यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, if you are moving from A to B, that particular dr is what? It is changing, right? So dr value is how much? R2 minus R1. So dv, one mistake is happening over here. Can anyone spot here? Sorry, I got distracted. अच्छा तुम लोग तो बोलोगे ही नहीं, तुम लोग से मैं क्या उम्मीद करूं। uh,
Can anyone tell me? Yes, one mistake I did. Not mistake, I didn't mention it. So E dr cos theta. अब चलो dv पे फोकस करते हैं. So dv हमारा क्या है यहाँ पे? dv हमारा है vb minus a. And you can clearly see here vb is what? vb is less than va. क्योंकि b जो है तुम्हारा वो ज्यादा डिस्टेंस पे है a से. So b का पोटेंशियल कितना है तुम्हारा? kq by r2. And hello everyone. एंड ए का पोटेंशियल क्या है तुम्हारा? के क्यू बाई आर वन. है ना? बी और ए का पोटेंशियल हमें मिल गया. डन है. सो वी बी इज लेस देन वी ए. इसका मतलब जो वी बी माइनस वी ए है वो इनहेरेंटली नेगेटिव है. वो इनहेरेंटली क्या है? नेगेटिव है. यानी कि डीवी तुम्हारा इनहेरेंटली नेगेटिव है. और यहाँ पे तुमने क्यू इंटू डीवी मैग्नीट्यूड लिखा है. डन. सो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव साइन देना पड़ेगा. यहाँ मैं नेगेटिव दूंगी. सो dv इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा. ठीक है. और अगर थीटा 0 है तो dv इक्वल टू माइनस ई डी आर. दिस इज अ इंपॉर्टेंट रिलेशन दैट यू मस्ट हैव स्टडीड. ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन dv इक्वल टू माइनस ई डी आर. वी विल डू क्वेश्चन. कल का क्लास हमारा क्वेश्चन का ही होगा. एनीवन हैविंग डाउट इन दिस? किसी को डाउट है? हमने क्या क्या सीखा? मैं एक बार समराइज कर देती हूँ. हमने ये सीखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो. मैंने डिफाइन किया पॉइंट चार्ज को लेकर. सो पॉइंट चार्ज के लिए जो स्फेरिकल सरफेसेस होंगे वो क्या होंगे? इक्विपोटेंशियल होगा. उसके बाद हमने सीखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. उसके बाद हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के हेल्प से हमने निकाला डीवी और ई के बीच का रिलेशन. ठीक है. सो dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर. माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि dv जो है वो इनहेरेंटली नेगेटिव है. और वर्क डन एक फिजिकल क्वांटिटी हम लिख रहे हैं जो कि स्केलर है. तो एवरी टर्म वी विल राइट एज पॉजिटिव. इसलिए dv सिंस इनहेरेंटली नेगेटिव था, होल टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने नेगेटिव साइन दिया. एंड हेंस देयर इज नेगेटिव साइन इन द फॉर्मूला. dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर. वी विल यूज दिस फॉर्मूला वेरी मच ahead for the calculations. तो चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर की. We will use the same formula and we will calculate it. So should I do this derivation or you already know this? कोई anyone? अच्छा ठीक है चलो. सो हमने यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है जिसके सरफेस पे चार्ज. ठीक है. और इसकी वजह से कोई भी आउटसाइड पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऑलरेडी ये चीज कर लिया है. ठीक है. सो यू नो व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला एट दैट पॉइंट? kq by r square. If we have to calculate potential at that point, we will use the formula dv equal to minus e डॉट डी आर. और ई डी आर यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा. डी आर भी इसी सेंस में है क्योंकि आर वी आर टेकिंग अलोंग दिस लाइन. राइट. सो अगेन दिस इज ई डी आर. डन. सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला. अब देखो डीवी रखो माइनस ई का वैल्यू क्या रखोगे? के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर. यू विल इंटीग्रेट इट. और इंटीग्रेशन के लिए हम लोग लिमिट लेंगे. सो आर का वैल्यू जैसे इंटीग्रेशन में जब भी यहाँ पे लिमिट ले रहे हो तो एक ऐसा आर का वैल्यू लोगे जहां पे तुम्हारा पोटेंशियल 0 होगा. और हमें पता है कि अगर अगर इस चार्ज के इन्फ्लुएंस से कोई आउटसाइड पॉइंट है तो वहां पे पोटेंशियल 0 होगा. पहले हमने काफी डिस्कस किया है. सो अगर तुम आर इक्वल टू इंफिनिटी लेते हो तो वहां पे पोटेंशियल डेफिनेटली 0 होगा. सो आर इक्वल टू इंफिनिटी, यहाँ पे पोटेंशियल 0 और एनी आर पोटेंशियल इज v. सो अकॉर्डिंगली यू विल कैलकुलेट. अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? के क्यू माइनस 1 बाई आर इंफिनिटी टू आर. सो दिस विल बिकम के क्यू बाई. ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मूला यू आर गेटिंग. अब सिमिलरली तुम सरफेस के लिए करोगे. अगेन यू विल गेट द सेम फॉर्मूला के क्यू बाई कैपिटल आर हियर बिकॉज इट इज एट दिस डिस्टेंस. एंड नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है. ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या होगा. सो
यू रिकॉल नाउ, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के लिए कोई भी इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? जीरो। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट। अगर जीरो होता है, नाउ लेट्स यूज द फॉर्मूला डीवी इक्वल टू ई डॉट डी आर, यहाँ पे ई डी आर होगा। सो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इट मीन्स डीवी इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा। इसका मतलब कि हॉलो स्फीयर अगर चार्ज है, अगर इसके ऊपर चार्ज है, तो इसके हर इनसाइड पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। पोटेंशियल विल बी सेम, लेकिन हाउ मच? तो उतना ही होगा जितना कि सरफेस पे है। सो सरफेस पे पोटेंशियल कितना था? के क्यू बाई आर। सो हर इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होने वाला है? के क्यू बाई कैपिटल आर। तो दिस विल बी द फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। इसका मतलब उतना ही है जितना कि सरफेस पे, क्योंकि इनसाइड पॉइंट जस्ट सरफेस के अंदर है। ठीक है, सो दिस इज दिस थिंग। नाउ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इस पे भी चार्ज तुम्हारा प्लस क्यू ले लो। आउटसाइड पॉइंट पे सेम एज बिफोर आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वेयर, यू कैन कैलकुलेट। सरफेस पे आएगा तुम्हारा के क्यू बाई, सॉरी आर स्क्वेयर नहीं, दिस इज आर, पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम। यहाँ पे के क्यू बाई आर आएगा, कहीं मैंने स्क्वायर लिखा है क्या? इफ यस देन यू शुड कट इट। इनसाइड पॉइंट पे क्या आएगा? नाउ दिस इज द चैलेंज, क्योंकि अगर तुम रिकॉल करो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आया था? रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, इफ यू रिमेम्बर। कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को याद है बताओ? किसी को याद नहीं? सो देखो यहाँ पे भी सिमिलर चीज हम करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखोगे? ई डी आर। ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पे कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एट एनी इनसाइड पॉइंट, इंटीग्रेट करोगे। v को जीरो कहाँ पे माना है हमने? r इक्वल टू इंफिनिटी पे। एट एनी r एट इनसाइड पॉइंट v को v मान लो, यानी कि इंफिनिटी से r तक, यहां तक पहुंच रहे। डन। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब हमारा इंफिनिटी से आर तक, इंफिनिटी से आर तक हम जा रहे हैं, उस दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर जगह उसका फॉर्मूला सेम नहीं होगा। आउटसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूला होगा के क्यू बाई आर स्क्वेयर, और इनसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूला होगा रो आर बाई 3 एप्सिलॉन। सो इंफिनिटी से आर तक जाना है तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, इसलिए हम इसको ब्रेक करेंगे। पहले इंफिनिटी से आर तक आएंगे, सेम फॉर्मूला, देन आर से स्मॉल आर तक जाएंगे। ठीक है, दिस इज द लॉजिक। सो यहाँ पे आप यूज करो, पहले E1 लिखो, E1 डी आर, इंफिनिटी से आर तक, माइनस साइन, क्योंकि माइनस साइन फॉर्मूला में होता है। और यहाँ पे आर से फिर कहा जाओगे? स्मॉल आर तक, ई टू डी आर। नाउ पुट द वैल्यू। अब अगर आप वैल्यू पुट करोगे, तो E1 का वैल्यू है के क्यू बाई आर स्क्वेयर डी आर, इंफिनिटी से कैपिटल आर तक, आर से स्मॉल आर, और E2 का वैल्यू क्या है? रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, वेयर रो इज चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यानी कि अगर इस पे चार्ज प्लस क्यू है, तो रो किसके बराबर है? क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, सो दिस डी आर। अब आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर। डन है। सो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को ऐसे ब्रेक करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव दिस इन योर हेड कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? दैट यू विल डू योर सेल्फ। एनीवन हैविंग एनी डाउट? This thing you will solve, okay? I hope you're listening to me. Chalo. So conducting, oh my god.
तन्वी, थैंक यू सो मच। कीप टॉकिंग लाइक दिस, कीप सेंडिंग टेक्स्ट लाइक दिस, ठीक है? जब भी पूछूं तो थोड़ा बोल दिया करो, अच्छा लगता है। कंडक्टिंग सॉलिड एंड हॉलो स्फीयर, ठीक है। सो अब देखो हमारे पास मैंने तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बताया था कि अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर को अगर तुम चार्ज देते हो तो वो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे होता है। सो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो या कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो, स्ट्रक्चर सेम होगा अगर तुम उसको चार्ज दे रहे हो तो, क्योंकि सारा का सारा चार्ज दोनों ही केस में कहाँ दिखेगा हमें? सरफेस पे। सो जो भी फॉर्मूला कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए होगा वही कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के लिए, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला के लिए मैं तुम्हें सॉर्ट कर देती हूँ यहाँ पे। नॉन कंडक्टिंग, एक सेकेंड, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर या कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इन तीनों के लिए फॉर्मूला सेम है, क्योंकि इन तीनों ही केस में चार्ज हमारा कहाँ होगा? सरफेस पे होगा। और हमने ये वाला केस ऑलरेडी पढ़ा, ये वाला केस ऑलरेडी पढ़ा। तो हमने देखा कि आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल क्या था? के क्यू बाई आर। सरफेस पे पोटेंशियल कितना था? के क्यू बाई कैपिटल आर। इनसाइड पॉइंट में पोटेंशियल क्या था? कांस्टेंट, कितना? के क्यू बाई आर। डन है। सो इन तीनों के लिए फॉर्मूला सेम है। अलग क्या बचा? अलग बचा तुम्हारा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो इसके लिए आउटसाइड पॉइंट पे, क्योंकि इसके सारे चार्ज अंदर रहेंगे, दिस इज नॉन कंडक्टर, तो आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल था के क्यू बाई कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर। सरफेस पे कितना था? के क्यू बाई कैपिटल आर। और इनसाइड पॉइंट पे क्या होगा? जो मैंने तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए दिया है वो। तो मोटा मोटी तुम्हें फॉर्मूला सिर्फ वही याद करना है, इनसाइड पॉइंट वाला जो तुम कैलकुलेट करोगे तब जो आएगा। समझ रहे हो सब लोग? चलो एक पोल मैंने लॉन्च किया है, प्लीज उस पे आंसर तो कर देना प्लीज। किसी को डाउट है बताओ? कल के क्लास में हम लोग के पास एक 10 मिनट का लेक्चर है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। प्लीज सब लोग टाइम पे ज्वाइन करना, सो दैट 10 मिनट के बाद हम लोग इस टॉपिक का कुछ क्वेश्चंस कर सकते, ठीक है? सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी टू ज्वाइन ऑन टाइम, प्लीज डू प्लीज। चलो इन में हमारे पास कितना टाइम है? 3 मिनट का टाइम है, एंड दिस इज फॉर यू। किसी को डाउट है कहीं भी, लेट मी नो, आई विल सॉल्व। किसी के पास कोई डाउट प्लीज बताओ, कोई परेशानी है तो भी बताओ। आई डोंट नो प्रिया इज फ्रॉम विच स्कूल, जो भी स्कूल से है यार उसको थोड़ा सा बताना। उसका ऑडियो कनेक्टेड नहीं रहता है प्लीज। मैंने उसको टेक्स्ट किया बट सी डिडंट आंसर एक्चुअली। सो अगर कोई तुम लोग के स्कूल से है, तुम लोग क्लासमेट्स हो, तो प्लीज बताना, हाँ। चलो एवरीवन कम ऑन, पोल में आंसर कर दो, और उसके बाद कोई डाउट है तो बता दो प्लीज। चलो डाउट नहीं है तो ये बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? क्लास कैसा चल रहा है? स्कूल कैसा जा रहा? कोई टेंशन, कोई परेशानी फिजिक्स में? अगर तुम लोग क्लास रेगुलर करो ना, तो मेरी तरफ से तो मैं ये बोलूंगी कि फिजिक्स के लिए तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आई एम देयर, ठीक है? तो टू द लॉन्ग आई एम हियर फॉर यू पीपल, आई फील लाइक फिजिक्स में डिफिकल्टी नहीं होगी मेरी तरफ से। अब रेस्ट तुम लोगों पे डिपेंड करता है कि तुम लोगों क्लास को कितना सीरियसली लेते हो, कितना रेगुलर आते हो, क्लास को क्लास की तरह ट्रीट करते हो कि नहीं। बहुत जरूरी है। किसी के पास डाउट है? जेनवी, भावनगर, कुछ बात करनी है? खेड़ा, नासिक है आई गेस, आई डोंट नो, मेहसाना, अरावली, तन्वी, प्रिया, आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू लिसन टू मी और नॉट। एनीवन?
तुम लोग ये पहले इंसान हो जिसको मैं इतना बोलती हूँ कि कुछ बात करो और तुम बोलते नहीं हो। तुम लोग पहले हो ऐसे, पता है। नो मैम। ओके, वेरी गुड। अगर तुम लोगों को बोरिंग लग रहा है क्लास, कुछ ऐसा है, वी कैन डू सम एक्टिविटी ऑल्सो, है ना। बट उसके लिए भी तुम्हें कुछ बात करनी पड़ेगी, कुछ तो बताओ कि मैम बोर हो गए पढ़ के, बीच में थोड़ा रिलैक्स कर दो, कुछ और बताओ आप, so दैट वी कैन ऑल्सो डू। ठीक है, लेकिन प्लीज तुम लोग कम्युनिकेट किया करो क्लास में। तन्वी, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। एंड ईच वन ऑफ यू प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अच्छे से पढ़ाई करो, क्लास में थोड़ा कम्युनिकेट भी किया करो, अच्छा लगेगा। और और क्या बोलूं, अच्छे से रहो तुम लोग। ठीक है, अगले क्लास में कल मिलते हैं फिर से। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। यू ऑल आर अमेजिंग रियली। बाय बाय, टेक केयर।